हेलो फ्यूचरनर्स। मैं हूं आयुष रंजन और स्वागत है आप सभी का द सुपर एनर्जेटिक एमसीक्यू मेला सीरीज में, जहां हर एक एमसीक्यू आपके सिलेक्शन की तरफ एक और कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। आज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थर्ड। अगर आप लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में पार्ट वन और पार्ट टू देख लीजिए, तब पार्ट थ्री देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, the transparent glycoprotein layer surrounding the mammalian ovarian is mammalian ovum is known as। mammalian ovum is known as कह रहा है स्तनधारी के अंडाणु को घेरने वाली पारदर्शी ग्लाइकोप्रोटीन परत कौन का है। तो कोरोना रेडिएटा, विटेलिन मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा और कोरियोन। तो आप लोग बताइए कि कौन से जो लेयर है वो सेकेंडरी oocyte को घेरते हैं। कौन सा लेयर है? कोरोना रेडिएटा है, विटेलिन मेम्ब्रेन है। भाई विटेलिन मेम्ब्रेन तो मैमल्स में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए इसको काट दीजिए। ठीक है, कोरियोन, कोरियोन क्या होता है? कोरियोन कोई ओवम के बाहर लेयर नहीं है। ठीक है, कोरियोन होता है जब ट्रोपोब्लास्ट, जब ब्लास्टोसिस के जो बाहर जो लेयर होते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, वो कोरियोन बनाता है। इसके बाद में क्रोनिक विल्ली बनते हैं। तो कोरियोन तो ओवम का बाहरी लेयर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा। तो बोला था ट्रांसप्लांट ग्लाइकोप्रोटीन। तो कोरोना रेडिएटा जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से नहीं बना होता है। ठीक है, तो जोना पेलोसिडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा इज ए नॉन सेलुलर लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो the transparent glycoprotein layer surrounding the mammalian ovum is known as zona pellucida, is known as zona pellucida। ये देखिए, ये एक ओवम है। ओवम के बाहर में एक सेकेंडरी oocyte है या ओवम है, इसकी बाहर में एक लेयर है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा। ठीक है, इसे बोलते हैं जोना पेलोसिडा। और जोना पेलोसिडा के बाहर में एक और लेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? कोरोना रेडिएटा होता है। कोरोना रेडिएटा होता है। ये सब क्या है? कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है। ग्लाइकोप्रोटीन से कौन बना हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से जोना पेलोसिडा लेयर बना होता है। इसी के ऊपर क्या होते हैं? JP3 रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? JP3 रिसेप्टर। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा अच्छे से। क्या है? ये हैं JP3 रिसेप्टर, जहाँ पर क्या आते हैं? स्पर्म बाइंड करते हैं। ठीक है, तो जोना पेलोसिडा कौन हो गया? ये जो व्हाइट वाला लेयर है इसी क्या बोलते हैं? जोना पेलोसिडा बोलते हैं। ये व्हाइट वाला जो लेयर है इसी को जोना पेलोसिडा बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा है। आया समझ में आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। मेनोपॉज जनरली अकर्स इन वुमेन एट अप्रोक्सीमेटली व्हिच एज। सबसे पहली बात कि मेनोपॉज होता क्या है और मेनार्क क्या होता है। तो मेनार्क होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, तो जब फर्स्ट पीरियड आता है ना, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। वो कब स्टार्ट होते हैं? वो 10 से 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो 10 to 12 ईयर में मेनार्क स्टार्ट हो जाते हैं। बट मेनोपॉज, मेनोपॉज मतलब कि सेंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि पीरियड्स रुकना, पीरियड्स आना बंद हो जाता है, पीरियड्स नहीं आते हैं। वो एज क्या होता है? किस एज के बाद वुमेन्स लोग में पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होते हैं? किस एज के बाद? तो लाइन कट चुका है, वेट 2 मिनट कर लेते हैं। बिजली आ गया है तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो मेनोपॉज, तो मेनोपॉज मतलब होता है कंप्लीट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि एक उम्र के बाद ना ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड्स नहीं आते, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग नहीं होती है। तो वो उम्र कब होते हैं? तो वो उम्र होते हैं अराउंड 60 ईयर्स नहीं, अराउंड 60 ईयर्स नहीं, लगभग 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 ईयर, 40 ईयर्स नहीं, कितना हो जाएंगे? अराउंड 50 ईयर्स। कितने हो जाएंगे? अराउंड 50 ईयर्स। आया समझ में? एनसीईआरटी बुक में 45 से 50 ईयर्स दिया हुआ है। एग्जाम में 45 ईयर्स भी आता तो भी सही है, 50 ईयर्स आएगा तो भी सही होगा, नहीं तो एग्जाम में 45 to 50 ईयर्स देगा। ठीक है,
ये लिखा हुआ तब नहीं है कि 50 ईयर्स में ही मेनोपॉज होगा, 45 से लेकर 50 ईयर्स में किसी भी टाइम किसी भी ईयर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Which hormone reaches its maximum concentration during the luteal phase of the menstrual cycle? मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण में किस हार्मोन का स्तर सर्वाधिक होता है? जब ल्यूटियल फेज होता है ना, उस ल्यूटियल फेज में सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन छूटता है? तो हम सबको ये चीज हम बताए हैं, पिछले ही लेक्चर 2 में बताए हैं, जो लोग देखे हैं तो उनको याद होगा। याद कीजिए कि ये 14 डेज है, 14 डेज पे ओवुलेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ल्यूटियल फेज है। इस ल्यूटियल फेज में क्या होते हैं? इंडोमेट्रियम बनता है। यहाँ पर तो क्या होंगे? ब्लीडिंग होके इंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे? प्रोलिफरेटिव फेज से इंडोमेट्रियम बनेगा। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होता है ल्यूटियल फेज में, इंडोमेट्रियम सबसे हाईएस्ट होते हैं। इंडोमेट्रियम में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, अच्छे ब्लड आने लगते हैं, ब्लड वेसल्स अच्छे वस्कुलर हो जाते हैं, बनने लगते हैं इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम बनाता कौन है? तो हम सबको मालूम है कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है एलएच हार्मोन के कारण, तो क्या होते हैं? ओवुलेशन होते हैं। ओवुलेशन के बाद क्या होते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है तो कौन सा हार्मोन छोड़ता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। कौन सा हार्मोन छोड़ता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही ल्यूटियल फेज में हाई होते हैं। अब ग्राफ देखिएगा तो याद कीजिए कि प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर हाई है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? हाई है। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर हाई है, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन का डायग्राम लाइन है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर हाई होते हैं। प्रोजेस्टेरोन ही क्या करते हैं? इंडोमेट्रियम को बनाए रखते हैं ल्यूटियल फेज में। तो क्या हो जाएंगे? प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूटियल फेज में कौन सा हार्मोन मैक्सिमम कंसंट्रेशन होते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरोन होते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, आप लोग हमसे डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे, हर एक डाउट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। प्लीज एमसीक्यू मेला सीरीज में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी छोटी से छोटी लेकर बड़े से बड़े तक किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, कमेंट कीजिए। मैं आपको 10 आवर्स के अंदर रिप्लाई दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब तक क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप एमसीक्यू मेला सीरीज के स्टूडेंट हैं, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मेनली अकर्स बिकॉज, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? मासिक धर्म मुख्यतः किस कारण होता है? रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल? नहीं भैया, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल कारण क्या होते हैं? इसके कारण ओवुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? ओवुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? ओवुलेशन होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो जाएगा। शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम, यस, इंडोमेट्रियम का क्या, जो इंडोमेट्रियम वस्कुलर बनता है, बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल्स बनते हैं, नर्व विंडिंग आते हैं, वो सब क्या होते हैं? टूटकर गिरने लगते हैं। तो इंडोमेट्रियम बना, वो इंडोमेट्रियम क्या होते हैं? इंडोमेट्रियम जो भी ब्लड वेसल्स है वो टूट के गिरने लगते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? ब्लीडिंग होते हैं। तो क्या हो जाएंगे? शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम। आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ना, ये भी नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ये जब रप्चर करेगा ग्राफिन फॉलिकल का तो भी बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम को जो लाइनें हैं, जो ब्लड वेसल्स है, वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं, इसके कारण क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। Which pair of hormone shows a sharp rise around the middle of the menstrual cycle? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, तो मिडिल में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। क्या होते हैं? ओवुलेशन होता है। मतलब ये 14 डेज पे क्या होते हैं? ओवुलेशन होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन हो रहा है। तो ओवुलेशन याद कीजिए, डायग्राम देखिए, डायग्राम से, उस डायग्राम से लगभग क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है, ठीक है। तो डायग्राम याद कीजिए, 14 डे पे क्या हो रहे हैं? ओवुलेशन हो रहे हैं। तो याद कीजिए वो ग्राफ, जहाँ जिस ग्राफ पे ये क्या है? ये है LH, ठीक है। LH उठता है, एक ऐसे हाई जाता है, फिर ऐसे आता है, आता कि नहीं? फिर यहाँ पर FSH भी क्या होता है? ग्रो करता है, अब ऊपर जाता है, फिर ऐसे आता है कि नहीं? तो कौन कौन से हार्मोन हैं, कौन कौन से यहाँ पर हार्मोन हैं जो क्या कर रहे हैं? शार्प राइज अराउंड द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, इस मिडल में क्या हो रहे हैं? राइज कर रहे हैं, उठ रहे हैं। कौन है आप लोग बताइए? तो LH एंड FSH। कौन सा? LH एंड FSH,
ठीक है, क्या हो जाएगा LH एंड FSH। प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन नहीं, प्रोलैक्टिन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी नहीं बनता, प्रेगनेंसी टाइम बनता है, अब सिर्फ प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। ईस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन ये भी नहीं हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों नॉर्मल होता है, यहाँ पर सिर्फ ईस्ट्रोजन बनता है। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो ल्यूटियल फेज में होते हैं, ना कि मिडिल ऑफ द ओव्यूलेशन टाइम होते हैं। तो क्या हो जाएंगे LH एंड FSH। इस ग्राफ को याद कीजिए, ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को याद करके रखिए, ठीक है। नहीं समझ में आए तब हमें कमेंट कीजिए, हम ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझा देंगे, उससे हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन। मासिक धर्म चक्र का नियमन निम्नलिखित में से किन किन हार्मोनों द्वारा किया जाता है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लीड करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कौन कौन सा हार्मोन है। हम सबको मालूम है कि 4 हार्मोन है, कौन कौन सा, LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यही 4 कारण क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। हम ग्राफ में भी देखे थे, LH कारण क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, जिसका कारण क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जिसका क्या होता है, इंडोमेट्रियम बनता है, ठीक है। अब और फॉलिकल का ग्रोथ कौन करवाता है, FSH करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कराता है, ये भी पढ़े हैं। फिर फॉलिकल जो ग्रोथ का हो रहा है, जो ग्रेनुलोसा सेल होता है, क्या छोड़ता है, ईस्ट्रोजन छोड़ता है, तो ईस्ट्रोजन भी बन रहा है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, इंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओनली नहीं, LH एंड FSH भी भैया, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं हो जाएगा। LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यस, LH, FSH, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये चारों हार्मोन हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में। FSH एंड टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई मेल में भी होने लगा है, एकदम नहीं। प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन नहीं, तो क्या हो जाएंगे, LH, FSH और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। समझ में आया, देखिए फिर से, FSH क्या करता है, LH क्या करता है, LH करता है ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करने में हेल्प करता है। LH क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवाने में हेल्प करता है। FSH क्या करता है, फॉलिकल को ग्रोथ करवाता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, जिसमें क्या बनते हैं, सेकेंडरी ओसाइट बनता है, ओवुलेशन होता है, ग्राफिन फॉलिकल बनता है। जब ये क्या FSH फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे तब ना, ग्रोथ करवाएंगे तब तो। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम को बनाता है, इंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंडोमेट्रियम को बने हुए रहने में मदद करता है, मेंटेन कर रखता है इंडोमेट्रियम को, उसको सेट ऑफ नहीं होने देता है, उसे झड़ने नहीं देता है। तो ये चारों हार्मोन हेल्प करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस यूजुअली अकर्स इन, मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। मनुष्य में जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो कहाँ पर होता है, तो मनुष्य के फीमेल के ओविडक्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में, एम्पुला पार्ट में, कहीं कहीं पर एम्पुला दिया जाता है, कहीं कहीं पर क्या दिया जाता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, क्या दिया हुआ है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़े होंगे, हर एक लाइन को अच्छे से समझे होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लास्ट समरी वाला पेज में लिखा हुआ है कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है। क्या है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, वो लास्ट वाले पार्ट में दिए हुए है, ठीक है। ऐसे मेनली एम्पुला लिखा हुआ था हर जगह, लेकिन जो समरी वाला पेज है वहां पर लिखा हुआ है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, यूटेरस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सर्विक्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सर्विक्स में क्या होता है, सर्विक्स द्वारा क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म जाता है यूटेरस तक। वेजाइना में भी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एक्रोजोम ऑफ अ स्पर्म कंटेन, एक्रोजोम होता क्या है, एक्रोजोम इज अ cap like structure which is present in the head of a sperm. Acrosome is a cap like structure which is present in the sperm.
ये क्या है? ये है स्पर्म। ठीक है, ये क्या है? ये है स्पर्म। ठीक है, अब देखिए स्पर्म में यहाँ पर क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसी हैप्लॉइड न्यूक्लियस के ऊपर क्या होते हैं? एक्रोजोम होते हैं। क्या होते हैं? एक्रोजोम होते हैं। क्या होते हैं? एक्रोजोम होते हैं। ठीक है, यही इसी एक्रोजोम में ये हेडपीस में है एक्रोजोम। एक्रोजोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओवर द न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, एक्रोजोम में कौन से एंजाइम होते हैं? तो एक्रोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एक्रोजोम में क्या कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी दो, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मेनली दो तरह के एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है? दो तरह के एंजाइम है। ठीक है, पहला है स्पर्म लाइसिन। कौन सा है? स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन। ठीक है, दूसरा क्या है? हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज जो हायालुरोनिक एसिड को क्या करता है? ब्रेक करता है। और स्पर्म लाइसिन क्या करता है? जोना पेलुसिडा लेयर को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, स्पर्म लाइसिन क्या करता है? जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। जोना पेलुसिडा क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करता है। हायालुरोनिडेज स्पेलिंग गलत है इसे वाला। हायालुरोनिडेज लिख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, हायालुरोनिडेज क्या करता है? हायालुरोनिडेज क्या करता है? हायालुरोनिडेज हाइलुरोनिक बॉन्ड को तोड़ता है। हायालुरोनिक बॉन्ड को क्या करता है? ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाता है। एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम पाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाता है। मेनली दो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा? स्पर्म लाइसिन और हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज क्या करता है? हाइलुरोनिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। और स्पर्म लाइसिन क्या करता है? जोना पेलुसिडा में पेनिट्रेट करता है। ठीक है, चलिए, आ रहा है समझ में? कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियो देखने के लिए। हम यहाँ पर एम्स BSc नर्सिंग, ऑल स्टेट नर्सिंग, JNM जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं, बताते हैं पढ़ने के टिप्स ट्रिक्स और अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ सिलेक्शन आप लोग को सिलेक्टेड करवाते हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इवेंट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी? कौन सी घटना बहुशुक्राणुक प्रवेश पॉलीस्पर्मी को रोकता है? भैया पॉलीस्पर्मी होता क्या है? तो हम सबको मालूम है, एक ओवा को एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है। एक ओवा को एक ही स्पर्म पेनिट्रेट कर सकता है, उसके दो स्पर्म कभी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी एक्शन को, इसी प्रोसेस को इशू क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को रोकता है कि मतलब एक ओवा को दो या एक से ज्यादा स्पर्म पेनिट्रेट ना कर पाए, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है? कौन सा? तो कैपेसिटेंस नहीं। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस मतलब होता है कि स्पर्म को और ज्यादा फंक्शनल बनाने के लिए कहाँ पर होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो कैपेसिटेंस नहीं होगा। ओवुलेशन, ओवुलेशन से पॉलीस्पर्मी हो जाएगा? नहीं। जोना जोना रिएक्शन, यस, क्या हो जाएगा? जोना रिएक्शन होगा। क्या होता है ना, जब ओवा में पहला स्पर्म जैसे ही गया वैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर में एक डिपोलराइज स्टेट बनते हैं। ठीक, बहुत सारे एक्शन होते हैं, तो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन एक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है ना, तो और कोई स्पर्म आकर यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, और कोई स्पर्म आकर जुट नहीं पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, विच इवेंट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी? पॉलीस्पर्मी को कौन रोकता है? बहुशुक्राणु प्रवेश को कौन रोकेगा? तो जोना रिएक्शन रोकेगा। कौन रोकेगा? जोना रिएक्शन रोकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फॉर्म्स, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन से क्या बनता है?
ये क्या है, ये है ओभा, ओभम है, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है स्पर्म, क्या है, ये है स्पर्म, ठीक है। ये अब ये दोनों मिला, ठीक है, इसका वाला, ये वाला ओवम इसके इसके न्यूक्लियस से मिला, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस से मिला, तो मिल गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा जाइगोट बनाएगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जब भी स्पर्म और ओवम होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जाइगोट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज समझिए आप लोग, पता नहीं वो ऑप्शन क्यों नहीं काम कर रहा, देखिए जैसे ही स्पर्म और ओवम, स्पर्म ओवम और स्पर्म मिला, स्पर्म और ओवम मिला, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। वेट, स्पर्म प्लस ओवम मिला तो क्या बना, क्या हुआ, हुआ फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो बनाएगा जाइगोट बनाएगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जाइगोट बन गया भैया। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, जाइगोट के बाद बनेगा मोरूला बनेगा, क्लीवेज स्टार्ट होगा, क्या होगा, क्लीवेज होगा, क्लीवेज स्टार्ट हो गया जाइगोट के बाद। अब जाइगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट हो गया, तो क्लीवेज के बाद क्या बनेगा, क्लीवेज के बाद बनेगा मोरूला बनेगा, क्या बनेगा, मोरूला। अब मोरूला में भी क्लीवर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, तो 16 सेल या 32 सेल को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। तो अर्ली मोरूला बनेगा, फिर लेट मोरूला बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यही सीक्वेंस से बनने का, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होकर जाकर के ये कहाँ जाकर जुड़ जाता है, इम्प्लांट कहाँ पर होगा, इंडोमेट्रियम होगा, उसका फिर क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या बन जाता है, इम्ब्रियो बन जाता है, क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा। ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। पहले स्पर्म और ओवम मिला तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज में 2 सेल, 1 सेल से 2 सेल हो गए, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, 16 सेल से 32 सेल, 32 सेल के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। तो 16 सेल और 8 सेल को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं, ठीक है। मोरूला बना, मोरूला बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, अब ब्लास्टोसिस्ट जाकर इम्प्लांट हो जाएगा इंडोमेट्रियम में, उसका फिर क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा। आ रहा समझ में। तो ये पूछ रहा है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फॉर्म्स, जब फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का तो क्या बनाता है, प्रोसेस नहीं पूरा, प्रोसेस पूछता तब हम लिखते हैं फर्टिलाइजेशन, पूछा क्या बनाता है, क्या बनता है, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, विच प्रोसेस मेक्स अ स्पर्म कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसमें से कौन सा प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है जो शुक्राणु को निषेचन योग्य बनाती है। तो स्पर्म को कौन सी प्रोसेस के थ्रू स्पर्म क्या बनता है, मैच्योर बनता है, और वो जाकर के आसानी से पेनिट्रेट करता है जोना पेरिस्टिडा में, ओवम को पेनिट्रेट करता है, तो उस प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेंस। उस प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के थ्रू क्या होता है ना, कैपेसिटेंस कहाँ पर होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जैसे लेट्स सपोज वेजाइना है, तो वेजाइना में जैसे ही स्पर्म गया, जैसे ही स्पर्म गया, वो स्पर्म क्या हुआ, कैपेसिटेंस प्रोसेस में जाता है, जिसमें उसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का जो लेयर है, जो यहाँ पर एक कोटिंग होता है स्पर्म के ऊपर ना, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का जो कोटिंग होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण आसानी से ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है
स्पर्म, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, हम सबको मालूम है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, आप लोगों को हम बताए थे ना लेक्चर 2 में कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है विद द हेल्प ऑफ सर्टोली सेल, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ये तो नहीं होगा। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल होते हैं। जब क्लीवेज में 2 सेल 4 सेल 8 सेल बनते हैं, उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज भी नहीं होगा। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जब 3 जर्म लेयर बनते हैं उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जब बनता है उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएंगे, कैपेसिटेंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट अकर्स इन, जो पहला क्लीवेज है जाइगोट का, वो कहाँ पर होता है, ये पूछ रहा है। तो एक फिगर बनाएंगे, वो फिगर देख करके आप लोग हमको बताइएगा कहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ, ये है ओवरी, एक साइड का बनाया है, एक साइड का भी नहीं बनाया है, आप समझ जाइए। ठीक है, लेट सपोज इसी साइड क्या होगा, यहाँ पर ये एम्पुला है, यहाँ पर क्या है, एम्पुला है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है ओवम, क्या है, ओवम है। ठीक है, ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे लेट सपोज फर्स्ट डे पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। सेकेंड डे क्या होता है ना, 2 सेल स्टेज में चेंज होता है। सेकेंड डे क्या होता है, 2 सेल स्टेज में चेंज होता है। ये 2 सेल स्टेज में चेंज हो गया। थर्ड डे क्या होगा, 4 सेल में चेंज होगा, 4 सेल स्टेज में। ठीक है, 4 सेल स्टेज में चेंज होगा। ठीक है, फिफ्थ 1 डे 2 डे 3 डे, फोर्थ डे में क्या होगा, 4 से 8 सेल में चेंज होगा। ठीक है, 4 से 8 डे में चेंज होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ 8 डे हो गया, फिर 16 सेल स्टेज में होंगे। ठीक है, 16 सेल स्टेज होंगे। वेट वेट वेट, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज हमें कमेंट से पूछिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंडोमेट्रियम हो गया, ये इंडोमेट्रियम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, लिख लेते हैं कौन से डे पे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट डे ये कब होंगे, ये होंगे सेकेंड डे पे होंगे। ठीक है, ये होंगे थर्ड डे पे, और ये कब होंगे, फोर्थ डे पे। ठीक है, आगे ठीक है, 1 2 सेल 4 सेल 8 सेल, यहाँ पर बनेंगे 16 सेल। कितने सेल, 16 सेल। ठीक है, ये गिन लीजिएगा 16 सेल है, ये 16 सेल बन गया। हाँ, उसके बाद क्या बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। ये प्रोसेस आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तभी से फिर यहाँ पर इनर सेल मास बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये जाकर के ये फोर्थ डे पे हो गया, ये फिफ्थ डे पे, ये कब बनेगा, फिफ्थ डे पे, और ये 6th डे पे बनेगा। ये कब बनेगा, 6th डे पे। और 7th डे पे क्या होगा ना, 7th डे पे क्या होगा, जाकर के इम्प्लांट कर जाएगा। 7th डे पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांट कर जाएगा। 7th डे पे ये क्या हो जाएगा, ये जाकर के यहाँ पर अंदर इम्बेड कर जाएगा। अंदर क्या होगा, इम्बेड कर जाएगा। ठीक है, तो 7th डे पे ये चीज होता है। ये चीज समझ में आया, ये प्रोसेस पढ़ना आप लोग को। तो देखिए पूछ रहा है, द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट अकर्स इन
जो पहला युग्मनज का प्रथम विदलन कहाँ होता है? फर्स्ट क्लीवेज मतलब टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज कहाँ पर हो रहा है? फ्लोपियन ट्यूब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहाँ पर होगा? फ्लोपियन ट्यूब में होगा। यूटेरस में होगा? नहीं भैया, यूटेरस में नहीं होगा। कहाँ पर होगा? फ्लोपियन ट्यूब में होगा। ठीक है, यूटेरस में नहीं होगा, सर्विक्स में नहीं होगा, कहाँ पर होंगे? फ्लोपियन ट्यूब में होंगे। कहाँ पर होंगे? फ्लोपियन ट्यूब में होंगे। आया समझ में? ये फिगर आया समझ में? इस फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोरुला जनरली रीचेस द यूटेरस आफ्टर, कितने दिन में जो मोरुला होते हैं सामान्यतः गर्भाशय में कब पहुंचती है? तो यहाँ देखिए, ये गर्भाशय में आ गए, तो गर्भाशय में कौन से दिन पे ये पहुंचा है? फोर्थ डे पे तो अंदर ही है। फिफ्थ डे पे पहुंचा नहीं है? ये बताइए। मोरुला जनरली रीचेस द यूटेरस, मोरुला रीचेस कब मोरुला पहुंच जाता है? तो ये यहाँ भी पहुंच गया है, तो 3 to 4 डे में क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। 3 to 4 डे में, 7 डे पे नहीं, 12 आवर्स में नहीं, 12 आवर्स में नहीं। ठीक है, 7 डे पे तो क्या हो जाता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। 14 डे पे तो और इम्ब्रोय बन जाते हैं। तो कब हो जाएंगे? 3 to 4 डे। कब हो जाएंगे? 3 to 4 डे। ठीक है, या 4th या 5th भी रहता तो हो जाता, 3 to 4 ऑप्शन है तो 3 to 4 भी मार सकते हैं। इम्प्लांटेशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली, आरोपण इम्प्लांटेशन सामान्यतः कब होती है? इम्प्लांटेशन जो होता है वो कब होती है? तो इम्प्लांटेशन 6 to 7 डेज ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के छठा या सातवां दिन पे होता है। फर्टिलाइजेशन के छठा या सातवां दिन पे होता है। फर्टिलाइजेशन के छठा या सातवां दिन पे होते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार फिगर देख के समझिए। फर्स्ट डे पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। सेकेंड डे पे टू सेल स्टेज, ये जो स्टेज है ये टू सेल स्टेज बोलते हैं, इसको टू सेल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल स्टेज है, ये 8 सेल स्टेज है, और ये 16 सेल स्टेज है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, और ये इम्प्लांटेशन इंडोमेट्रियम में ये जाकर इम्प्लांट हो गए हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? इम्प्लांट हो गए हैं। कौमा दिन? 7वां दिन। ठीक है, ये फिगर अच्छे से याद करिए, देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इम्प्लांटेशन अकर्स अप्रोक्सीमेटली, आरोपण सामान्यतः कब होती है? तो 6 to 7 डे में, फर्टिलाइजेशन के छठा या 7वां दिन बाद क्या हो जाते हैं? इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब असर्शन और रीजन सॉल्व करते हैं। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, निषेचन के द्विगुणित गुणसूत्र संख्या पुनः स्थापित होता है। क्या फर्टिलाइजेशन के बाद जो डाइप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रीस्टोर हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। यस, सही है भैया, नहीं समझ में आया फिर से अच्छा समझा दीजिए ना। ओके, चलिए देखते हैं। लेट सपोज ये क्या है? ओवम है। ये क्या है? ओवम है। ओवम के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होंगे? ओवम हैप्लॉइड होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। एन होते हैं, क्या होंगे? एन होंगे। अब स्पर्म भी मिलेगा, मिलेगा नहीं स्पर्म? अब यहाँ पर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन यहाँ भी हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड ही होते हैं, तो स्पर्म भी एन और ओवम भी एम, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। हाँ भैया, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। जब जाइगोट बनाएगा तो इसका वाला 23 क्रोमोसोम, इसका वाला 23 क्रोमोसोम, मतलब एन एन मिलकर क्या बना जाएगा? 2n बन जाएगा। हाँ कि नहीं है? वही पूछ रहा है। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, फर्टिलाइजेशन तो हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, क्या फर्टिलाइजेशन के बाद जो डाइप्लॉइड देखिए डाइप्लॉइड मतलब 2n मतलब 46 क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड
हैप्लॉइड मतलब एन मतलब कि 23 क्रोमोजोम। तो अब बताइए, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है, तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का न्यूक्लियस मिलेगा, दोनों का न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट में क्या 23 क्रोमोसोम इसका, 23 क्रोमोसोम इसका, 46 क्रोमोसोम दोनों मिल गया। हाँ, तो यही बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, तो यस ये सही है। उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स मतलब मेल गैमेट कौन सा हो गया, मेल गैमेट हो गया स्पर्म हो गया, स्पर्म हो गया मेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट कौन सा हो गया, ओवा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। ये दोनों हाँ सच में हैप्लॉइड है, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और असर्शन रीजन है, जोना पेलोसिडा डिसअपियर्स बिफोर इम्प्लांटेशन। जो जोना पेलोसिडा होते हैं ना, वो डिसअपियर मतलब गायब हो जाते हैं इम्प्लांटेशन से पहले, बिकॉज इट अलाउज द ब्लास्टोसिस्ट टू अटैच टू द यूटेरस। आरोपण से पहले जोना पेलोसिडा समाप्त हो जाती है, क्योंकि इससे ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय से जुड़ सकता है। तो हाँ, जब जो जो ब्लास्टोसिस्ट हुआ ना, तो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर क्या होते हैं, एक जोना पेलोसिडा के लेयर होते हैं। क्या होते हैं, जोना पेलोसिडा का एक लेयर होते हैं। आप लोग सब पढ़े हैं, ओवा के ऊपर एक जोना पेलोसिडा होते हैं, कोरोना रेडिएटर होते हैं, ये सब चीज होते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन होता है, तो उस समय ना जोना पेलोसिडा का लेयर हट जाता है। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट से उसे हटा देता है, तब जाकर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जोना पेलोसिडा लेयर हट जाता है, फिर जाकर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जोना पेलोसिडा डिसअपियर बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले जोना पेलोसिडा लेयर क्या होता है, डिसअपियर होता है, क्योंकि ये अलाउ करता है, ये क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट को अलाउ करता है आप यूटेरस के एंडोमेट्रियम जाकर चिपक सकते हैं। तो हाँ सही बात है, अगर वो होगा, अगर जोना पेलोसिडा होगा तो एंडोमेट्रियम से जाकर नहीं चिपक सकता है, इसी कारण क्या होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लास्टोसिस्ट फेल्स टू इम्प्लांट ड्यू टू पुअर इंडोमेट्रियम। पुअर इंडोमेट्रियम मतलब इंडोमेट्रियम काम नहीं है, इंडोमेट्रियम कम है, इंडोमेट्रियम वस्कुलर नहीं है, इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर नहीं है, उतना ज्यादा वस्कुलर नहीं है जिसका क्या हो, इम्प्लांटेशन हो सके, वहां पर ब्लास्टोसिस्ट जाकर चिपक सके। ठीक है, तो विच हार्मोन वाज मोस्ट लाइकली डिफिशिएंट, कम विकसित इंडोमेट्रियम के कारण ब्लास्टोसिस्ट आरोपित नहीं हो पाया, तो किस हार्मोन की कमी कारण। तो आप लोग बताइए, इंडोमेट्रियम कौन कौन बनाता है, तो बनाता कौन है, तो बनाता है एस्ट्रोजन बनाता है। कौन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। और उसे बनाए रखने का काम कौन करता है, इंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन रखता है। तो अगर इंडोमेट्रियम कमजोर है, इंडोमेट्रियम अच्छे से बना हुआ नहीं है, तो कौन नहीं बनाया है, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनाया है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट फेल्स टू इम्प्लांट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, इंडोमेट्रियम से जाके नहीं चिपकेंगे। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन डिफिशिएंट होंगे, तो प्रोजेस्टेरोन के होंगे। क्या होंगे, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम है इंडोमेट्रियम को बनाए रखने का, इंडोमेट्रियम को वस्कुलर ग्लैंडुलर बनाए रखने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन काम, क्या प्रोजेस्टेरोन काम है। तो प्रोजेस्टेरोन ही कमी रहेगा तो इंडोमेट्रियम अच्छा से नहीं बनाए रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे। एफएसएच होगा नहीं, क्योंकि फॉलिकल ग्रोथ कराता है, एलएच ग्राफ्टिक रप्चर करता है, ये इंडोमेट्रियम बनाता है, इसलिए ये नहीं होगा। क्या हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग तो सही हो रहा है। पता है भाई, एक बात याद रखिएगा, असली स्टूडेंट वही है ना जिसको सैक्रिफाइस करने आ गया, जो कंफर्ट जोन छोड़ना सीख जाता है। ठीक है, ना पढ़ने के मन के बावजूद भी वो पढ़ने बैठता है। ठीक है, मन नहीं करता पढ़ने का तो भी वो मन को मार कर पढ़ने बैठता है। मोबाइल चलाने का मन करता है, इंस्टाग्राम देखने का मन करता है, उसको हटा करके, उसको साइड रख करके पढ़ने बैठता है। ठीक है, घूमने का मन कर रहा है, दोस्त आया हुआ है, दोस्त बुला रहा है, गिरी मारने चलना है, उसको मना करके पढ़ने बैठ जाता है। वैसे लोग ही सिलेक्शन होते हैं, वैसे लोग ही क्या होते हैं, अच्छे पोजीशन में पहुंच पाते हैं, वैसे लोग की ही मेहनत क्या करती है, रंग लाती है। ठीक है,
वैसे स्टूडेंट जो अपने मोह माया से दूर रहते हैं, मोह माया से सारे मोह माया से क्या होते हैं, दूर रहते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता है किसकी गर्लफ्रेंड है, किसका बॉयफ्रेंड है, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या स्टेटस लगा रहा है, कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। ये सब चीजें जो स्टूडेंट ज्यादा दूर रहेगा, जितना दूर रहेगा वो उतना ज्यादा अच्छे लाइफ में करेंगे। ठीक है। और अभी प्रिपरेशन के टाइम पे जो अपने फीलिंग्स, जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही अपने प्रिपरेशन के टाइम पर लाइफ में आगे जाते हैं। वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन के अनुसार नहीं, बल्कि अपने गोल्स, अपने डेली टारगेट के हिसाब से काम करते हैं। वैसे स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिए ना मोह माया से दूर रहने का। कौन क्या कर रहा है उसका सोचना नहीं है। ठीक है। अब भैया दोस्त के साथ कैसे नहीं जाएंगे, दोस्त बुलाता है शाम को गेड़ी मारने के लिए, थोड़ा चलते हैं हरियाली देखने। ठीक है, तो कैसे नहीं जाएंगे, तो नहीं जाना। अभी इस सब चीज से दूर रहिए, समझे। और अगर बोलेगा भैया दोस्त लोग बुरा मान जाएगा, दोस्त लोग बोलेगा कि तुम हमको भूल गया है, ये हो गया वो हो गया, तो हम क्या बोलेंगे। तो उन्हें सिर्फ इतना बोल देना है ना कि भाई जिंदगी उलझी पड़ी है, जिंदगी बनाने में ज्यादा अभी कम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दोस्त नहीं हैं। ठीक है, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। ठीक है, अभी जिंदगी उलझी पड़ी हुई है जिंदगी बनाने में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अभी कम रहेंगे आप लोगों के पास, दोस्त हैं दोस्त रहेंगे, ये बोलकर निकल जाना है। ठीक है, और मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। ट्राई कीजिए मेहनत करने का, पढ़ाई करने का। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ आपको अभी जीवन में दिला सकता है। अभी इस फेज में पढ़ाई ही सब कुछ आपको करा सकता है। आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बिना पढ़े कहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। खुद सोचिए, बिना मेहनत के कहाँ से होगा। वही मेहनत नहीं कीजिएगा तो बाद में रिग्रेट होगा। अभी सारे मोह माया से दूर रहिए, ना पढ़ाई पर फोकस रहिए। अभी अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को कंट्रोल रखिए, अपने डेली टारगेट के हिसाब से काम कीजिए। जो रात को डेली टारगेट बनाते हैं ना, उस टारगेट को पूरा कीजिए, तब फालतू काम कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द ओवम। एक स्पर्म है जो पेनिट्रेट नहीं कर रहा, ओवम को अंदर नहीं घुस पा रहा, ओवम के अंदर नहीं घुस पा रहा है, बिकॉज एक्रोजोमल एंजाइम आर एब्सेंट। एक्रोजोमल एंजाइम आर एब्सेंट। एक्रोजोमल एंजाइम मतलब जो एक्रोजोम है ना, वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, जो एक्रोजोमल एंजाइम है वो क्या है, वो एब्सेंट है। ठीक है, तो विच स्टेप फेल्स, कौन सा स्टेप होंगे वो फेल हो जाएंगे। यदि शुक्राणु में एक्रोजोमल एंजाइम ना हो तो कौन सा चरण असफल होगा। तो आप लोग बताइए एक्रोजोम का काम क्या है। एक्रोजोम का काम क्या है, जोना पेलिसुडा को हटा करके उसके अंदर पेनिट्रेट करना, ओवम में पेनिट्रेट करना, हाँ कि ना। तो देखते हैं। कैपेसिटेंस तो पहले ही हो गया होगा भाई। जैसे ही स्पर्म वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में इंटर करता है तो उसी टाइम क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस का प्रोसेस होता है। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, पेनिट्रेट ऑफ जोना पेलिसुडा, यस, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा में नहीं घुस पाएगा। अगर एक्रोजोम एंजाइम है ही नहीं तो जोना पेलिसुडा के वॉल को तोड़ ही नहीं पाएगा। स्पर्म लाइसिन है ही नहीं। ठीक है, जब स्पर्म लाइसिन है ही नहीं तो जोना पेलिसुडा को वॉल को तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा। तो कौन सा प्रोसेस फेल हो जाएगा, तो पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसुडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसुडा। क्लीवेज तो बाद का प्रोसेस है, क्लीवेज नहीं होगा, क्योंकि जब तक जाइगोट नहीं बनेगा, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्लीवेज कैसे होगा, जब तक इम्प्लांटेशन कैसे होगा। तो क्या हो जाएंगे, पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट द ओवम बिकॉज, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, इसको काट दीजिए। ये ऊपर वाले के सेम क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे काटते हैं, खिंचू 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 खिंचू। ठीक है, मस्त पेंटिंग करने में मजा आता है भाई। हम पेंटिंग भी करते हैं, अच्छा पोएट्री भी लिखते हैं। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर पोएट्री सुनिएगा, पेंटिंग भी देखिए। हम पेंटिंग पोस्ट नहीं किए, पेंटिंग भी करते हैं। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन सही है। 16 to 32 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं। जो 16 से 32 स्टेज होते हैं उसे क्या बोलते हैं। ये क्लीवेज का प्रोसेस है, उस क्लीवेज के प्रोसेस में जो 16 to 30 कोशिकाओं वाले भ्रूण को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। नहीं भैया, जाइगोट किसे कहते हैं, जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो उस जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ही बन जाता है जाइगोट। उसके बाद फिर 2 सेल स्टेज बनता है, फिर 4 सेल स्टेज बनता है। जाइगोट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे भैया, ब्लास्टोसिस कहेंगे। नहीं भैया, हमको तो याद आ रहा है कि ब्लास्टोसिस 32 सेल स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस बनता है। 32 सेल स्टेज के बाद ही क्या बनते हैं, ब्लास्टोसिस बनता है। याद आ रहा है।
ये क्या हो गया, ये ब्लास्टोसिस्ट हो गए, ये ट्रोफोब्लास्ट हो गए, ये इनर सेल मास हो गए। तो ये तो ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज के बाद बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट भी नहीं होगा भैया। मरूला, हाँ भैया क्या हो जाएंगे, मरूला हो जाएंगे। 16 to 32 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रोफोब्लास्ट और ब्लास्टोसिस्ट मेनली हेल्प इन, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जो ये बाहरी लेयर से ना, ये जो बाहरी लेयर है बाहर वाला, ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये वाला क्या है, ये है आईसीएम, इनर सेल मास है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट मेनली कंटेन क्या, मेनली हेल्प्स इन, ट्रोफोब्लास्ट किस चीज में हेल्प करते हैं, तब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, नहीं भैया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प नहीं करते हैं। इम्प्लांटेशन, हाँ भैया ट्रोफोब्लास्ट ही तो जाके इंडोमेट्रियम में चिपकता है, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वही जाकर क्या होते हैं, इंडोमेट्रियम में जाकर चिपकता है, और इसी प्रोसेस को तो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इम्प्लांटेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इम्प्लांटेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इम्प्लांटेशन हो जाएंगे। इम्प्लांटेशन किसे बोलते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज में, जब ब्लास्टोसिस्ट जाकर इंडोमेट्रियम में चिपकता है तो क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी जो ट्रोफोब्लास्ट वही तो जाकर चिपक रहा है। कौन बाहरी में कौन है, ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट नहीं जाकर चिपकेगा, हाँ कि ना। तो उसी क्या प्रोसेस क्या बोल देंगे, इम्प्लांटेशन बोल देंगे। ओवुलेशन, नहीं ओवुलेशन तो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte निकलने का, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन तो होगा नहीं, मियोसिस तो वैसे भी नहीं होगा। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। द एम्ब्रियो इंटर द यूटेरस एट विच स्टेज, कौन से स्टेज में, कौन से स्टेज में, कौन से स्टेज में जो एम्ब्रियो है यूटेरस में इंटर करते हैं। हम यहाँ पर ड्राइंग बनाए थे आप लोग के। एम्ब्रियो जो है कौन सा स्टेज में इंटर किया है यूटेरस में, जो ये एम्ब्रियो है वो कौन सा स्टेज में इंटर किया है, दिख रहा 16 स्टेज, हाँ कि ना, 16 स्टेज ही इंटर किया है किसमें, यूटेरस में। तो यही तो सवाल पूछ रहा है कि भ्रूण की कौन सी अवस्था में गर्भाशय में प्रवेश करता है, यूटेरस में इंटर करता है, कौन से, जाइगोट, 2 सेल स्टेज या मरूला। तो 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मरूला बोलते हैं। तो क्या आंसर हो जाएंगे, मरूला आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म द एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग जो है ना भ्रूण बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा भाग एम्ब्रियो बनाता है। जो बच्चा बनाए बताएगा वो कमेंट करके हमें बताए। अभी हम टाइम दे रहे हैं, वो कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा पार्ट जो होता है ना वो भ्रूण बनाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। ये बन जा बन जा बन जा, अच्छा अच्छा बन जा। नहीं बना, ऐसा तो हम बना देते हैं यार, छोड़ो हम इसका क्यों देखें। ये क्या बन रहा है, ये ट्रोफोब्लास्ट बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्रोफोब्लास्ट बन रहा है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी लेयर है वो क्या होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर में क्या होते हैं, इनर सेल मास होते हैं। अंदर में क्या होते हैं, इनर सेल मास होते हैं। ठीक है, इनर सेल मास होते हैं। ये क्या है, इनर सेल मास है, इनर सेल मास है। क्या है, आईसीएम है। यही आईसीएम, आईसीएम क्या होता है ना, डिवाइड करते हैं और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। यही आईसीएम डिवाइड करते हैं और बनाते हैं आईवीएम, ट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, आईसीएम। आईसीएम ही क्या बनाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, सॉरी इम्ब्रियो बनाता है। ये आईसीएम ही जाकर के इम्प्लांट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट टूटता है और ये जाकर के क्या बनाते हैं, इम्ब्रियो बनाते हैं।
और याद कीजिए जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, यही आईसीएम 2 बार डिवाइड हो जाते हैं गलती से क्या होते हैं 2 बार डिवाइड हो जाते हैं, 2 बार डिवाइड होने के कारण क्या बनते हैं आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। ठीक है, याद कीजिए, याद कर रहे हैं। तो विच पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस फॉर्म द एम्ब्रियो, ट्रोपोब्लास्ट नहीं होगा, ट्रोपोब्लास्ट क्या कहता है वो सिर्फ चिपकने में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ब्लास्टोसिल, ये ब्लास्टोसिल खाली स्पेस को क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिल बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएंगे इनर सेल मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनर सेल मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनर सेल मास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे इनर सेल मास हो जाएंगे। आगे देखते हैं, विच हार्मोन मेंटेन्स एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद, आरोपण के बाद इंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन बना कर रखता है, आरोपण होने के बाद इंडोमेट्रियम को कौन सा हार्मोन बनाता है, भैया हार्मोन कौन, भले इंडोमेट्रियम कौन बनाता है, बनाता कौन है ईस्ट्रोजन, मेंटेन कौन रखता है, यहाँ पूछ रहा मेंटेनेंस, यहाँ क्या पूछ रहा है मेंटेनेंस बोल रहा है, तो मेंटेनेंस कौन रखता है प्रोजेस्टेरोन रखता है, कौन रखता है प्रोजेस्टेरोन रखता है, कौन रखता है प्रोजेस्टेरोन रखता है। एफएसएस भैया तो वो फॉलिकल का ग्रोथ करवाता है, एलएच ग्राफिन फॉलिकल रप्चर करवाता है, जिस कारण क्या बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएंगे प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्रोजेस्टेरोन हो जाएंगे। ठीक है, which structure surround the secondary oocyte, which structure surround the secondary oocyte, secondary oocyte के कौन सा स्ट्रक्चर घेर के रखता है, अगर लेट सपोज ये सेकेंडरी oocyte है तो सेकेंडरी oocyte को कौन सा स्ट्रक्चर घेर के रखता है, तो हम सबको मालूम है जोना पेलोसिडा, दैट इज नॉन सेलुलर एंड मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, किसी से बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है और ये सेकेंडरी oocyte को क्या करता है घेर के रखता है, इट इज ए नॉन सेलुलर लेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन में ऑप्शन नहीं है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के बाहर में एक और लेयर होते हैं, उससे क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा सेल, हाँ कि नहीं ये रहते हैं। अगर जोना पेलोसिडा होता तो जोना पेलोसिडा आंसर मानते हैं, लेकिन जोना पेलोसिडा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएंगे एक और लेयर घेर के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, तो क्या हो जाएंगे कोरोना रेडिएटा हो जाएंगे। ठीक है, मायोमेट्रियम, भैया मायोमेट्रियम तो यूटेरस के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, यूटेरिन वॉल होते हैं ना उसके बीच वाला, पहले इंडोमेट्रियम है बीच वाले में मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम तो होगा नहीं भैया। ठीक है, इंडोमेट्रियम अंदर वाला पार्ट, पेरीमेट्रियम बाहर पार्ट, तो यूटेरिन वॉल का नाम बता दिया, ये थोड़ी ओवम का नाम बता रहा, सेकेंडरी oocyte कौन घेर रखता है जोना पेलोसिडा या कोरोना रेडिएटा, तो यहाँ पर कोरोना रेडिएटा है, तो आंसर क्या हो जाएंगे कोरोना रेडिएटा आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, सबसे सही क्रम को चुनिए, सबसे पहले कौन बनता है फिर क्या होता है फिर क्या होता है ये प्रोसेस बताना है। ठीक है, हम सबको मालूम है कि सबसे पहले स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो क्या बनाएंगे फर्टिलाइजेशन होंगे, जब फर्टिलाइजेशन होंगे तो क्या बनेगा जाइगोट बनेगा, तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा जाइगोट बनेगा, स्पर्म और ओवम मिलेगा तो क्या बनाएगा ये होगा फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्या होगा फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसका क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा क्या जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा जाइगोट बनेगा। भाई जाइगोट तो बन गया, तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा क्लीवेज होगा, क्या हो जाएगा क्लीवेज होगा, क्लीवेज में 2 सेल 4 सेल 8 सेल फिर 16 सेल, तो 16 सेल को क्या बोलते हैं मोरुला बोलते हैं, तो फिर क्या बनेंगे मोरुला बनेंगे, क्या बनेंगे मोरुला बनेंगे, मोरुला के बाद क्या बनेंगे ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, क्या बनेंगे ब्लास्टोसिस्ट, इसके बाद क्या बनेगा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो अब बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या है ब्लास्टोसिस्ट, सबसे पहले स्पर्म एंड ओवा फिर फर्टिलाइजेशन फिर जाइगोट, तो जाइगोट कहाँ पर पहले मोरुला दे दिया, तो ये तो कभी नहीं होगा, जाइगोट हाँ जाइगोट मिला फिर मोरुला जाइगोट के बाद मोरुला, क्लीवेज नहीं देती है तो क्लीवेज छोड़ते हैं, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हो जाएंगे, अब ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है, हाँ कि नहीं, इसमें यही जाकर क्या हो जाएंगे इम्प्लांटेशन हो जाएंगे,
मतलब कि इंडोमीटियम से चिपक जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है? बी ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन सही हो रहा है। पहले ब्लास्टोसिस्ट बनेगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएंगे? जाइगोट, मॉड्यूला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, फिर इम्प्लांटेशन। आया समझ में? कोई भी डाउट हो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, पूछता है विच क्रोमोजोम कॉम्बिनेशन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। कौन से क्रोमोजोम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेक्स ऑफ द बेबी। बेबी सेक्स, शिशु का लिंग किस गुणसूत्र के संयोजन से निर्धारित होते हैं, ठीक है? तो हम सबको मालूम है कि फीमेल के पास कौन कौन से क्रोमोजोम होते हैं? एक्स और एक्स क्रोमोजोम होते हैं, प्लस 23 44, ठीक है? मेल के पास क्या होते हैं? एक्स होते हैं और वाई होते हैं, ठीक है? ये क्रोमोजोम होते हैं, हम सबको मालूम है। तो अब ये सेक्स क्रोमोजोम हुआ। तो अब पूछ रहा है बेबी की कौन सा सेक्स, तो फीमेल हमेशा क्या करेगी? एक्स क्रोमोजोम ही छोड़ेगी। फीमेल हमेशा क्या करेगी? एक्स क्रोमोजोम ही छोड़ेगी। अब मेल क्या करेगा? वाई स्पर्म भी छोड़ सकता है या फिर एक्स स्पर्म भी छोड़ सकता है। वाई स्पर्म भी छोड़ सकता है या ये एक्स स्पर्म हो गया, या फिर वाई स्पर्म भी छोड़ सकता है। अरे यार, ठीक है, वाई स्पर्म। तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? अब देखिए, अगर ये दोनों मिलता है तो क्या बनाएगी? गर्ल बनेगी। क्या बनेगी? प्यारी प्यारी बेटी बनेगी, ठीक है? और ये दोनों मिलता है, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? प्यारा सा, मोटा सा, लुल्लू सा, क्या बनेगा? लड़का बनेगा। क्या बनेगा? बॉय बनेगा। पता है, मेरे दीदी का बेबी होने वाला था, तब हॉस्पिटल गया था, तो देख रहे हैं जहां पर बेटी हुई है उसको पिंक से बोर्ड लिखी हुई है कि बेटी हुई है, और जहां लड़का हुआ उसको क्या लिखा है? ब्लू से लिखा हुआ है, ब्लू से। तो भैया ऐसा नहीं है कि बेटी से पिंक से ही होगा, बेटा ब्लू से ही होगा। अब मैक्सिमम हॉस्पिटल में हम भी देखे हैं इस टाइप से कलर रखा रहता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इसलिए हम भी लिख दिए हैं गर्ल्स को पिंक टाइप से लिख दिए हैं, और बॉयज को येलो से लिख दिए हैं, ठीक है? तो कौन कौन से क्रोमोसोम मिल रहे हैं? सिर्फ एक्स एक्स से मिलने से बन जाएंगे? नहीं भैया, सिर्फ एक्स एक्स से मिलने से कभी भी नहीं बन सकता है। एक्स एक्स मिलेगा या एक्स वाई बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तभी लड़का या लड़की होगा, हाँ या ना? तो हाँ, वाई वाई तो कभी नहीं बनेगा, और एक्स कभी तो नहीं होंगे, ठीक है? पूछ रहा है कि क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन, कौन सा क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से बेबी का सेक्स डिसाइड होता है, शिशु का लिंग डिसाइड होता है? तो अब देखो, एक्स क्रोमोसोम लड़की का, माँ का, एक्स क्रोमोसोम पिता का, ये दोनों मिलेगा तो बेटी पैदा होगी। एक्स क्रोमोसोम माँ का और वाई क्रोमोसोम पिता का दोनों मिला तो क्या पैदा लेगा? बेटा पैदा लेगा। तो कौन कौन डिसाइड कर रहा है? एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है ना फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आंसर क्या हो जाएंगे? एक्स एक्स और एक्स वाई फॉर्म एट फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। विच इवेंट इमीडिएटली फॉलो फर्टिलाइजेशन? कौन सा इवेंट जो है ना फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद होते हैं? इम्प्लांटेशन होते हैं, क्लीवेज होते हैं, गैस्ट्रुलेशन होते हैं, प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है। निषेचन के तुरंत बाद कौन सी घटना होती है? निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा होता है? जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर जो जाइगोट नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएंगे आंसर? क्लीवेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लीवेज हो जाएंगे। इम्प्लांटेशन तो लास्ट वाली बात है, ठीक है? आया समझ में? चलिए, विच इवेंट इमीडिएटली फॉलो फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का जस्ट बाद क्या होते हैं? जाइगोट बनते हैं, फिर क्लीवेज होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? क्लीवेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लीवेज हो जाएंगे। आया समझ में? विच ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ओवम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग? भैया इतना लंबा लंबा टर्म हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। स्पेसिफिक स्पर्म, इसका मतलब कहना के मतलब है कि जिस स्पेसीज का ओवम है उसी स्पेसीज का स्पर्म आएगा तभी क्या होंगे? फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर सपोज ह्यूमन का ओवम है और हम कुत्ता का स्पर्म से फर्टिलाइज करवाएंगे तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर सॉरी, फीमेल डॉग का ओवम है और हम गधा के स्पर्म से फर्टिलाइज करवाएंगे तो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि
कौन से लेयर, यही पूछ रहा है कि कौन सा लेयर होते हैं जो स्पेसीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रजाति विशिष्ट शुक्राणु बंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम सबको मालूम है JP3 रिसेप्टर। कौन सा? JP3 रिसेप्टर। JP3 रिसेप्टर ये कैसा होता है भैया? तो देखिए हमने फिगर बनाया था, कहीं तो बनाए होंगे, इतने अच्छे से बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे से बता कर हम बताए होंगे, समझाए होंगे। JP3 रिसेप्टर मिल जा भाई, मिल जा मिल जा। यस मिल गया। ये देखिए यही है JP3 रिसेप्टर, ये जो हम बनाए हैं इसी को क्या बोलते हैं? JP3 रिसेप्टर बोलते हैं। JP3 रिसेप्टर में ही क्या होते हैं? स्पर्म आते हैं, और कुत्ता का ओवम है तो कुत्ता का ही स्पर्म क्या होंगे? फर्टिलाइज कर पाएगा। इंसान का स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा कुत्ता के ओवम के साथ। मतलब कि स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं। आ रहा समझ में? हाँ भैया समझ में तो आ रहा है। चलिए, तो विच ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ओवम, कौन से ग्लाइकोप्रोटीन? JP3 जोना पेलुसिडा बने होते हैं ना, जोना पेलुसिडा किस लेयर से बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से, जोना पेलुसिडा से ही निकलते हैं ये सब रिसेप्टर। ठीक है, तो विच ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ओवम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग। स्पेसीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? JP3 रिसेप्टर। JP3 रिसेप्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म अकर्स इन, जो शुक्राणु का कैपेसिटेंस होता है वो कहाँ पर होता है? हमने बताए थे जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म इंसेमिनेट हुआ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो सर्विक्स के पास क्या होते हैं? कैपेसिटेंस होते हैं। उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, उसका जो कोटिंग होता है स्पर्म के ऊपर से, वो रिमूव होते हैं, उसको और ज्यादा एनर्जी मिलता है, और ज्यादा मोटिलिटी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो उसी क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलता है। कैपेसिटेंस कहाँ होता है? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। कहाँ स्टार्ट होता है? सर्विक्स से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर लिखा हुआ? एपिडाइमिस? नहीं भैया एपिडाइमिस नहीं होगा। वास्ट डिफरेंस? नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यस क्या हो जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही क्या मिलते हैं? उन्हें कैपेसिटेंस होते हैं। एपिडाइमिस में स्पर्म को मैच्योरिटी मिलता है, स्पर्म मैच्योर होता है, अब कुछ टाइम के इजेकुलेशन से पहले कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है एपिडाइमिस में। वास्ट डिफरेंस क्या करता है? एपिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट तक ले जाता है, वो सिर्फ एक पाथवे है, एक रास्ता है एपिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट तक ले जाने का। वास्ट डिफरेंस। ठीक है, वहां पर कुछ भी फंक्शन नहीं होता है। सेमी फेस्टिवल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ना कि कैपेसिटेंस होता है। स्पर्म का कैपेसिटेशन नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पर होंगे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होंगे। कहाँ पर होंगे? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है विच एंजाइम मेनली हेल्प्स इन स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा। बोल रहा कोरोना रेडिएटा को भेदने में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है? तो हम सबको मालूम है कि स्पर्म के पास, देखिए अच्छा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझिएगा। स्पर्म के पास क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन सा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में मेनली दो एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? मेनली दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, पहला एंजाइम होते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या होते हैं? स्पर्म लाइसिन। ठीक है, दूसरा एंजाइम होते हैं हायालुरोनिडेज। क्या होते हैं? हायालुरोनिडेज होते हैं। ठीक है, अब स्पर्म लाइसिन क्या करेगा ना, जोना पेलुसिडा को
पेनिट्रेट करेगा, स्पर्म लाइसिन जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, तो भैया जोना पेलुसिडा तो बाद में आता है, सबसे पहले क्या आता है, कोरोना रेडिएटा है। अब कोरोना रेडिएटा के बीच में एक बॉन्ड होते हैं, उसे बोलते हैं हायालुरोनिक। क्या बोलते हैं, हायालुरोनिक, हायालुरोनिक। ठीक है, उसको बॉन्ड पहले उस बॉन्ड को तोड़ेगा हाइड्रोजन, उसके बाद क्या करेगा, स्पर्म लाइसिन को जोना पेलुसिडा तोड़ेगा। अब देखिए यहाँ अच्छा अच्छे से देखिए, ये क्या है, एक ओवम है, ये क्या है, एक ओवम है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर क्या है, एक लेयर है, उस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। इसके ऊपर क्या क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। ठीक है, जोना पेलुसिडा के बाहर में क्या है, कोरोना रेडिएटा है। क्या है, ये कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा है, बहुत सारे कोरोना रेडिएटा है, गोल गोल कोरोना रेडिएटा का सेल है। आया समझ में। अब इसी जोना पेलुसिडा से क्या निकले हुआ है, JP3 रिसेप्टर निकला हुआ है। अभी JP3 रिसेप्टर एक दो बना देते हैं, आप लोग भी क्या हमको याद कीजिएगा कि हाँ भैया JP3 रिसेप्टर बना दिए हैं। लेट्स सपोज ये JP3 रिसेप्टर है। ठीक है, ये JP3 रिसेप्टर, ये JP3 रिसेप्टर, ये JP3 रिसेप्टर, ये JP3 रिसेप्टर है। अब देखिए, ठीक है, अब ना इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइलुरोनिक बॉन्ड है। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइलुरोनिक बॉन्ड है। इसके बीच में जो है ना कौन सा बॉन्ड है, हाइलुरोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, हाइलुरोनिक बॉन्ड है। आ रहा समझ में। तो अब भैया देखिए कि स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म है, अब स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म आ रहा है। तो सबसे पहले स्पर्म क्या करेगा, अब आ रहा है तो इसके बीच में ये वाला जो है कौन सा हाइलुरोनिक बॉन्ड है, उसको तोड़ेगा ना, उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। तो उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम यूज करेगा। अब क्या हुआ, इसको तोड़ दिया। अब इसको तोड़ दिया तो अब फिर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तब यहाँ पर एक और लेयर आ गया, वो कौन सा लेयर आ गया, जोना पेलुसिडा लेयर आ गया। तो जोना पेलुसिडा लेयर कौन तोड़ेगा, स्पर्म लाइसिन तोड़ेगा। उसके बाद क्या कौन तोड़ेगा, स्पर्म लाइसिन तोड़ेगा। इसे समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ, तो वैसे ही पूछ रहा है कि विच एंजाइम मेनली हेल्प स्पर्म पेनिट्रेट द कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा वाला स्पेस में कौन सा एंजाइम है ना जो क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। कौन सा एंजाइम पेनिट्रेट कर रहा है, तो हाइलुरोनिडेज। कौन सा एंजाइम, हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है, लाइपेज लिपिड को तोड़ने में हेल्प करता है। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को तोड़ने में हेल्प करेगा। ये सब होगा ना। हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को, हाइलुरोनिक बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स इनटू द कोरियन। ब्लास्टोसिस्ट का कौन से पार्ट है, कौन से भाग है जो कोरियन बनाता है, जो कोरियन बनाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का कौन से पार्ट बनाएंगे, इनर सेल मास बनाएंगे। नहीं भैया, आप तो बताए थे कि जो इनर सेल मास होते हैं वो फिर वो बच्चे में वो इम्ब्रियो में डेवलप होता है, वो इम्ब्रियो बनाते हैं। इनर सेल मास क्या बनाएंगे, इम्ब्रियो बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, इम्ब्रियो बनाएंगे। तो भैया हमको तो नहीं लगता है कि इनर सेल मास बनाएंगे। तो बाबुआ सही लगता है आपको, इनर सेल मास कभी भी क्या कोरियन नहीं बनाएंगे, ब्लास्टोकोइल बनाएंगे। ब्लास्टोकोइल जो खाली स्पेस था ना, देखिए ये जो खाली कैविटी है उसको कैविटी को ब्लास्टोकोइल बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो नहीं होगा, वो भी नहीं बनाता है। तब फिर क्या होगा, बताइए जल्दी। तो कोरियन कौन बना है, कोरियन होता क्या है। तो कोरियन क्या होता है ना, कोरियन जगह कोनिक विली बनता है। कोरियन और मदर के इंडोमेट्रियम दोनों मिलके ऐसे इंटर डिजिट होकर के क्या बनाता है, क्या बनाता है, इंटर डिजिट होकर के प्लासेंटा बनाता है। क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है। ये फिटस का ट्रोपोब्लास्ट का कोरियन और ये मदर का इंडोमेट्रियम का कोरियन, ये दोनों ऐसे मिलते हैं और इंटर डिजिटेड हो जाते हैं। इंटर डिजिटेड हो गए, एक उंगली से दूसरी उंगली में फंस जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे हो जाते हैं। देखिए ये ट्रोपोब्लास्ट हो गए, ये ट्रोपोब्लास्ट का लेयर हो गए और
ये क्या हो गया, ये मदर का इंडोमेट्रियम हो गया, ये मदर का इंडोमेट्रियम हो गया, क्या एक दूसरे से फंस गए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्लासेंटा बनता है, या ये क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये फीटल का ट्रोफोब्लास्ट हो गया, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये मदर का इंडोमेट्रियम, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, कोरियोन बनाता है, तो क्या हो जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट आंसर हो जाएंगे। ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, कोरियोन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, कोरियोन बनाता है। आया समझ में, और फिर कोरियोन आगे आगे क्या बनता है, क्रोनिक विल्ली बनता है, ऐसे इंटरडिजिटेड कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, और जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड फाइनली 16 सेल स्टेज विदाउट ग्रोथ। बिना ग्रोथ का सेल का जो ग्रोथ होता है वो नहीं होता है, सिर्फ सेल का नंबर ग्रोथ होता है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होता, साइज ग्रोथ नहीं होता, सेल का जो शेप होता है वो सेम होता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। नहीं भैया, गैस्ट्रुलेशन तो एक्टोडर्म मेजोडर्म जर्म लेयर बनने के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, जैसे में एक्टोडर्म मेजोडर्म इंडोडर्म, तो गैस्ट्रुलेशन तो नहीं होगा। ठीक है, क्लीवेज, हाँ भैया हमको लग रहा है क्लीवेज ही होगा, यस बाबू क्लीवेज ही होगा। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज जो बनने का प्रोसेस है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है भैया, ऑप्शन में तो ऑर्गेनोजेनेसिस भी है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्यों नहीं होगा, तो भैया जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, क्या होता है, फॉर्मेशन, और ऑर्गेनो मतलब ऑर्गन, ऑर्गन का फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है ऑर्गन का फॉर्मेशन। यहां पर ऑर्गन का फॉर्मेशन, तो ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होंगे। ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं, तो क्या हो जाएंगे, क्लीवेज हो जाएंगे, आंसर में क्या हो जाएंगे, क्लीवेज हो जाएंगे। आ रहा समझ में, आप लोग भी ट्राई कीजिए कॉपी पेंसिल लिखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हार्मोन मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी में कौन से हार्मोन जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, कौन सा हार्मोन, तो एचसीजी हार्मोन। हमने बताया था आप सभी को कि एचसीजी हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है अर्ली प्रेगनेंसी में। जैसे ही देखिए, याद कीजिए, ग्राफियन फॉलिकल एलएच का रप्चर हुआ तो ओवुलेशन हो गया, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में क्या होता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लगता है, तो जब प्रेगनेंसी हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एचसीजी हार्मोन निकलता है। क्या, कौन सा हार्मोन निकलता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट होने से बचाता है, डीजेनरेट नहीं होने देता है। जब डीजेनरेट नहीं होंगे तो प्रोजेस्टेरोन छूटेगा, डिजेनरेट नहीं होंगे, मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम बन नहीं हो रहा था, तो कौन सा, तो एचसीजी हार्मोन, कौन सा, एचसीजी हार्मोन। आया समझ में, अलवा कि ना अलवा, आयो अलवा। चलिए आगे देखते हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज सिक्रेशन ऑफ। गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक संकेत किस हार्मोन का स्राव है, तो पता है, एक चीज बताते हैं आप लोग को कि हम लोग प्रेगनेंसी जब टेस्ट करते हैं ना, जब घर पर लेडीज लोग प्रेगनेंसी किट लाती है और टेस्ट करती है कि प्रेगनेंसी मतलब कि लेडीज जो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो एक किट लाती है। उस किट में पता क्या चेक करती है, वो उस किट का चेक करना है, जो प्रोसेस है बताते हैं। एक किट होता है, ठीक है, एक किट है, इस किट पे ना खाली स्थान रहेगा यहाँ पर बीच में, ये क्या होंगे, ये पूरा भरे हुए होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज फिर से बनाते हैं, वेट, व्हाइट कलर का किट होता है प्रेगा न्यूज का, बहुत सारे अलग कंपनी के आते हैं। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा प्रेगा न्यूज का प्रचार देखें, एड्स देखे हैं। ठीक है, ये ऐसे रहते हैं, ये आके ऐसे पतला हो जाते हैं। ठीक है, शायद ऐसा ही होता है। ठीक है, हम नहीं देखे हैं इसलिए मुझे नहीं मालूम है ऐसे, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होते हैं सी और टी, यहाँ पर लिखे होते हैं सी और
टी। सी और टी, सी और टी। अब प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आ गए। अब इसको चेक करने का प्रोसेस है ना कि आप मॉर्निंग के जो यूरिन है ना, वो यूरिन क्या कीजिए, यहाँ पर रखिए, यूरिन यहाँ पर पुट कीजिए, यूरिन की कुछ बूंद यहाँ पर पुट कीजिए। कौन से यूरिन? मॉर्निंग का जो फर्स्ट यूरिन है ना, सुबह जब सो कर उठते हैं तो जब फर्स्ट टाइम वॉशरूम जाते हैं तो वो यूरिन यहाँ पर पुट कीजिए। अगर सी के पास एक लाइन आता है और टी के पास भी एक लाइन आता है, मतलब कि गुड न्यूज है, मतलब कि गुड न्यूज है, ठीक है, मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर सिर्फ सी पे लाइन आ रहा है, टी पे लाइन नहीं आ रहा है, अगर सिर्फ सी पर आ रहा है, टी पर आ रहा है, मतलब कि निगेटिव न्यूज है, मतलब कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं है। अगर सी पे नहीं आकर सिर्फ टी पर आ रहे हैं, सिर्फ क्या है, टी पे एक लाइन आ रहे हैं, इसका मतलब कि अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ है, आप नया किट खरीद के आइए और फिर से टेस्ट कीजिए, ठीक है, ये मतलब होता है। तो पता कैसे चलता है? तो जब प्रेगनेंसी होती है ना तो एचसीजी हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलते हैं? एचसीजी हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिक्रेशन, कौन से हार्मोन के सिक्रेशन से पता चलता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है? तो एचसीजी हार्मोन का। कौन सा हार्मोन? एचसीजी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एचसीजी हार्मोन, ठीक है, कौन से हार्मोन? एचसीजी हार्मोन। गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक संकेत किस हार्मोन का स्राव है? तो एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन से मालूम चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम टोटल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, जो क्लीवेज के टाइम क्या होता है ना, जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होते हैं वो सेम रहते हैं। हम अभी बताए थे, देखिए ये हम हाथ से बना रहे, याद रखिएगा, ये नहीं कि भैया थोड़ा छोटा है थोड़ा सा बड़ा है। क्या होते हैं ना, क्लीवेज के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, सेल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो साइज है, जो ये पूरे ग्रोथ, जो पूरे साइज है, जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, साइज सेम है। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म है ना, वो जो साइटोप्लाज्म जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। जब सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएंगे, रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे, रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, ठीक है ना, बढ़ते हैं ना घटते हैं ना डबल्स होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेल का नंबर चेंज होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, क्या कोई डाउट है या नहीं है। तो अरेंज द फ्लोइंग करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऑर्डर है, तो फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले स्पर्म और ओवम मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। कहीं पर जाइगोट है? नहीं भैया, कहीं पर जाइगोट नहीं है। जाइगोट के बाद क्या होंगे, क्लीवेज बनेगा। तो सबसे पहले क्लीवेज है, क्लीवेज कहाँ पर है, तो क्लीवेज यहाँ पर है, तो 1 हो जाएगा। क्लीवेज का क्या बनेगा, मोरुला बनेगा। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, इसको क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। तो कहीं पे मोरुला है, मोरुला मोरुला मोरुला, सॉरी, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। सबसे पहले 5, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्लीवेज, उसके बाद मोरुला, उसके बाद मोरुला, मोरुला के बाद क्या होंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होंगे, इम्प्लांटेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो 51432, 51432, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आया समझ में? कोई डाउट? चलिए 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए हमको। चलिए आ जाते हैं।
Which enzymatic substance produced by a sperm helps to dissolve the egg covering during the fertilization? विच एंजाइम सब्सटेंस, कौन से एंजाइम होते हैं जो जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो एग के कवरिंग को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं? कौन करते हैं? जो एग के आउटर कवरिंग है, मतलब जोना पेलुसिडा लेयर है, मतलब क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को कौन पेनिट्रेट करेगा, कौन तोड़ेगा? तो परमियज नहीं, ये प्रोटीन को तोड़ता है स्पर्मलाइसिन। हाँ, स्पर्मलाइसिन। कौन सा? स्पर्मलाइसिन। हाइलुरोनिक एसिड को खुद से पहले से एंड्रोगेमोन नहीं, तो क्या हो जाएंगे? स्पर्मलाइसिन। जोना पेलुसिडा को कौन तोड़ेगा? स्पर्मलाइसिन तोड़ेगा। स्पर्मलाइसिन किस टाइप का एंजाइम है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाए? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये स्पर्मलाइसिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, स्पर्म में पाए जाते हैं। स्पर्म में कौन से पार्ट में? हेड के पार्ट में। हेड के पार्ट में कहाँ पर? न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोजोम में पाए जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो कौन से हो जाएंगे? स्पर्मलाइसिन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ खत्म, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू। अच्छा, पता है एक चीज आते हैं आप लोग को कि प्लीज 11th-12th को बर्बाद मत कीजिएगा। 11 पता है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे दरोगा हो गए, जेई मेंस हो गए, नीट हो गए, बीएससी नर्सिंग हो गए, जितने भी तरह के कितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, सब में 11th-12th का क्वेश्चन आता है। 11th-12th से ही मेनली सवाल आते हैं। ठीक है, तो अपने 11th-12th को बर्बाद मत होने दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ना 11th बर्बाद हो जाता है। 70 से 80% स्टूडेंट का 11th बर्बाद होता है, जिनका उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या बहुत कम चांसेस होता है सिलेक्शन होने का, और 15 से 20% का 12th भी बर्बाद होता है। ठीक है, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए ना 11th-12th नहीं बर्बाद करना। ये 2 साल ना पागलपन वाला मेहनत कर लीजिए, सिर्फ 2 साल 11th और 12th ना पागलपन वाला मेहनत कर लीजिए। आप खुद सोचिए कि 60 साल का 70 साल का जीवन है, उसमें से अगर 2 साल अगर पागलपन वाला मेहनत कर लिए, 2 साल एकदम आराम की जिंदगी को एकदम नरक वाला जिंदगी बना देते हैं, एकदम नरक वाला जिंदगी जीते हैं, सिर्फ पढ़ना है, और उस टाइप की जिंदगी जीते हैं, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये 2 साल मेहनत वाला जिंदगी जी लिए तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगा, पूरी लाइफ बदल सकता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि ये 2 साल पागलपन वाला मेहनत करना है या पूरे जीवन मेहनत करना है। और ये 2 साल बर्बाद नहीं होने देते हैं ना, तो पूरे जीवन अच्छे लाइफ जिएंगे। समझे? तो प्लीज अभी 11th-12th वाला लाइफ ना बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत रिग्रेट होगा, बहुत रिग्रेट होगा आगे लाइफ में ना, बहुत रिग्रेट होगा। सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तब याद कीजिएगा, काश 11th में बर्बाद नहीं होता तो आज हम यहाँ पर होते हैं। काश हमें 12th नहीं बर्बाद होता तो आज हम उस दोस्त के साथ होते हैं। आज वो दोस्त कॉलेज में, हम भी उसके साथ कॉलेज में होते हैं। आज जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, हम भी गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, हमको प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। इस टाइप की फीलिंग्स आते हैं। सच बता रहे, बहुत गंदा फीलिंग्स आता है जब दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। ठीक है, क्योंकि वो लोग पढ़ता है भाई, दोस्त पढ़ता है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप 11th-12th बर्बाद कर रहे हो। सोचो ना, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। पता, हम पोएट्री भी लिखते हैं, तो एक मेरा दोस्त है, उसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पर एक पोएट्री लिखे थे, आप लोग सुनाते हैं। आप लोग पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इस पर पोएट्री लिखे थे। हाँ, सुनिएगा। जब जब दोस्त का मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था और मेरा नहीं हुआ था ना, तो हम बहुत अजीब, मतलब टेंशन टाइप का हुआ था, अपने आप को फेलियर समझ रहे थे ना, तब लिखे थे ये गुस्सा में। सुना, जब खुद को अपने दोस्त से कंपेयर करता हूँ ना, तो जेलसी नहीं होती है, सिर्फ अपनी खराब किस्मत आ जाती है। जब खुद को अपने दोस्त से कंपेयर करता हूँ ना, तो जेलसी नहीं होती है, सिर्फ अपनी खराब किस्मत आ जाती है। वो जो पा रहे हैं ना, वो मैंने भी चाहा था यार। वो जो पा रहे हैं लाइफ में, वो मैंने भी चाहा था। बस वक्त ने उनका साथ दिया और मुझे सिर्फ उम्मीदें। बस वक्त ने उनका साथ दिया और मुझे उम्मीदें। वो कम उम्र में मंजिल तक पहुंच गए और मैं अभी भी रास्ते को समझने में लगा हूँ। वो कम उम्र में मंजिल तक पहुंच गए और मैं अभी भी रास्ते को समझने में लगा हूँ। उनकी कामयाबी का सब एग्जाम्पल दे रहे हैं और हमारे कोशिशों को सिर्फ ताना। उनके माँ बाप को उन पर फक्र है, उनके माँ बाप को उन पर फक्र है और हमारे माँ बाप को हम पर भरोसा। शायद यही डिफरेंसेस, शायद यही अंतर हमें ज़्यादा दर्द देता है। शायद यही फर्क सबसे ज़्यादा दर्द देता है। कब तक ट्राई करता रहूं यार, कब तक गिर के उठता रहूं, कब तक खुद को ये झूठ बोलता रहूं कि मैं भी कुछ बन जाऊंगा, कब तक खुद से झूठ बोलता रहूं। और दिल के किसी कोने से एक आवाज़ हर रोज आती है कि किसी को घर से निकलते मिल गई मंजिल, अब कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा।
तो सच में 11th 12th को बर्बाद मत कीजिएगा। 11th 12th जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं स्टूडेंट लाइफ के। 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा भी 11th बर्बाद हुआ था, 12th बर्बाद नहीं हुआ था, लेकिन 11th बर्बाद हुआ था थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिए 11th बर्बाद नहीं करने का, वरना बहुत रिग्रेट होगा। और जो स्टूडेंट 11th 12th मेहनत कर लिया, जो स्टूडेंट ये 2 साल अपने आप को घिस लिया, अपने आप को पूरा करके ये 2 साल पढ़ कर ऊपर लाइफ अच्छा लाइफ जिएगा, हम बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, पूरा अच्छा लाइफ जिएगा 11th 12th में अच्छा पढ़ लिए तो। अगर एजुकेशन सेक्टर में जाना है तब लेट्स सपोज आपको कोई भी जॉब लेना है तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना सबका 11th 12th से सिलेबस आता है, ठीक है। आप दरोगा हो जाए, सीजीएल हो जाए, कोई भी एग्जाम का नाम लीजिए, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी में 11th 12th का ही बेसिक चीज आते हैं, पता होना चाहिए। मेरे भैया आज भी मेरे नोट से पढ़ते हैं, ठीक है। 11th 12th बेसिक चीज है, ठीक है। 11th 12th से क्वेश्चन पूछते हैं, तो 11th 12th को बर्बाद मत कीजिएगा, हम यही कहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, हम आपके लिए 10 घंटा से 5 घंटा के अंदर में आपको रिप्लाई दे देंगे, अच्छे से समझा देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और प्रेस आइकन को बेल कर दीजिएगा, जो भी हर 3 दिन पे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास जल्दी से आ जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।